हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन द फर्स्ट सेशन ऑफ एडवांस प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस सीरीज में हम लोग सीखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ एडवांस प्रॉब्लम और उन्हें अप्रोच करने का तरीका कि कैसे उस प्रॉब्लम को हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। स्क्रीन पे आपकी पहली प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे एक रोड मैप टाइप की प्रॉब्लम है जिसमें कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूले दिए हैं, जिसमें कुछ रीजेंट्स दिए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस रोड मैप को डिकोड करना होगा क्योंकि जो ऑप्शंस हैं वो उसने इसी रोड मैप से डिज़ाइन किए हुए हैं। तो बेसिकली आपको एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा है एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है आपका वो है C9H16 एंड O2। ठीक है, तो दिस इज योर मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H16O2। जब भी आपको किसी रोड पे आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हो और उसके बारे में आपसे कभी पूछा जाए ऑप्शंस में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, उस मॉलिक्यूलर फार्मूला का निकालेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्योंकि जो भी आप प्रेडिक्ट करेंगे वो उसका डी और जो आपने डी निकाला है वो मैच करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डी निकालेंगे इसका, तो डी इसका निकल के आएगा बेटा 9+1, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका C9H16 एंड O2। ठीक है, तो इसका डी हम निकालेंगे तो 9+1 माइनस का 16/2, तो यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये कोई ऐसा कंपाउंड है जिसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 होने का मतलब 2 रिंग हो सकती है, एक रिंग हो सकती है, एक पाई बॉन्ड हो सकता है। तो अगर एक पाई बॉन्ड होगा तो उसे चेन में भी रख सकते हो, उसे ऑक्सीजन के साथ एल्डिहाइड या कीटोन के फॉर्म में भी रख सकते हो। तो डिफरेंट प्लेंटी ऑफ जो है वो ऑप्शंस आपके बन सकते हैं। ठीक है, अब उन ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे किया जाएगा, तो वो एलिमिनेट करने के लिए हमें बेटा दे रखा है एक प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में आप देख पा रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट है ये एक रिएक्शन से नहीं बन रहा। पहली चीज, ये दो स्टेप से बन रहा है, दो रिएक्शन से बन रहा है। कि पहले रिएक्शन कराई गई है एक्वस KOH एंड हीट कराया गया है, और फिर रिएक्शन कराई गई है NaOH एंड I2 से। ठीक है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है कुछ उसमें अल्फा और बीटा अनसैचुरेशन आ रहा है। तो देखो ये जो तीन बातें हैं, एक आपका DU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 होना, मतलब यानी रिएक्टेंट में एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है, उससे कुछ N बनेगा। ठीक है, तो अगर एल्डिहाइड कीटोन होगा तो एक्वस KOH और हीट से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बेटा कौन सी रिएक्शन है, वो है एल्डोल रिएक्शन टाइप की चीज। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट आपका बन रहा है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आपका कंपाउंड। NaOH एंड I2 जो है वो आपको रिमाइंड करा रहा होगा कौन सी रिएक्शन के बारे में, वो आपको रिमाइंड करा रहा है हेलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली अगर आपके पास मिथाइल कीटोन है तो मिथाइल कीटोन इजिली कन्वर्ट हो जाता है रिस्पेक्टेड कार्बोक्सिलिक एसिड में, और साथ ही साथ आपको आयोडोफॉर्म मिलता है अगर आयोडीन से करा रहे हो, नहीं तो हेलोफॉर्म मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लेट्स से फॉर एग्जांपल आयोडीन से करा रहे हैं तो डेफिनेटली हमें मिल सकता है यहाँ पे जो साइड प्रोडक्ट मिल सकता है वो हमें आयोडोफॉर्म मिल सकता है, CH3 का येलो कलर का पीपीटी मिल सकता है। यानी कि अगर मैं इसका रिवर्स हेलो फॉर्म करूं प्रोडक्ट का, यानी मैं रेट्रो एनालिसिस अप्लाई कर रहा हूँ, रिवर्स मेथोडोलॉजी अप्लाई कर रहा हूँ, तो अगर मैं रेट्रो एनालिसिस अपनाऊं यहाँ पे, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो आपका रिएक्टेंट है ये आपका प्रोडक्ट रहा। अगर मैं यहाँ पे रिवर्स हेलो फॉर्म रिएक्शन अपनाऊं तो मैं बोल सकता हूँ कि जो N है वो कुछ ये रहा होगा, मिथाइल कीटोन रहा होगा, और मिथाइल कीटोन जो है वो NaOH एंड I2 की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो गया होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। बनेगा तो कार्बोक्सिलेट, लेकिन बाद में प्रोटिक वर्क अप कराया गया, HCl कराया गया, तो वहां से क्या लग जाएगा, प्रोटॉन अटैच हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मैं इसकी रिएक्शन NaOH I2 से कराऊंगा तो मुझे ये प्रोडक्ट मिल सकता है, और साथ ही साथ मुझे मिल सकता है CHI3। और CHI3 जो है आपको पता होगा ये कैसे कलर का होता है, येलो कलर का होता है। ठीक है, तो N में भी ये हो सकता है, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ये होगा भी कि नहीं, वो मुझे आगे DU कंफर्म करके बताएगी। ठीक है, अब ये जो N है ये बन गया आपका, ये तो प्रोडक्ट हो गया भाई, ये वाला जो कंपाउंड है दैट इज N। अब N का हमें N जो बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है एक्वस KOH को हीट करके। तो आपने देखा कि N जो है वो क्या है, N है एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है ये। अगर ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है तो डेफिनेटली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन का फॉर्मेशन किससे होता है, एल्डोल रिएक्शन से, यानी कि हम सही जा रहे हैं। एल्डोल रिएक्शन से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो अगर मैं इस कंपाउंड पे रिवर्स एल्डोल लगाऊं या फिर मैं रेट्रो एल्डोल करूं, इसका रेट्रो एल्डोल मतलब रिवर्स एल्डोल, कि ये एल्डोल का प्रोडक्ट है तो रिएक्टेंट क्या होगा। ठीक है,
तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं इसका रिवर्स एल्डोल करूंगा तो रिवर्स एल्डोल करने पे बेटा मुझे ये स्टार्टिंग मटेरियल मिल सकता है कि एल्डोल का ये स्टार्टिंग मटेरियल रहा होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई जब एल्डोल हुई होगी तो इसका इनोलेट रहा होगा और यहाँ पे कहीं इसने अटैक किया होगा ऐसे। तो आपका यहाँ पे अल्कोहल बनेगा, डिहाइड्रेशन के बाद डबल बॉन्ड को प्रोड्यूस कर देगा, तो आपका प्रोड्यूस हो जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ठीक है, तो ये आपका मे बी जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये M हो सकता है। अब M है कि नहीं तो हमने क्या निकाल रखा है इसके लिए, पहले से DU निकाल रखा है। अब इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का आ रहा है 2, और जो आपने स्ट्रक्चर बनाया रेट्रो रिवर्स मेथोडोलॉजी का यूज करके उसका भी DU 2 है, तो यानी आपका M ये हुआ है। ठीक है, या M, क्योंकि ये अगर आप इस कंपाउंड को इस रिएक्शन सीक्वेंस पे फिट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना सोच के हमने रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में रीड किया है। अब आपसे कह रहा है कि एक एक करके आप, क्योंकि हमें M की इंफॉर्मेशन पता लग गई, N की इंफॉर्मेशन पता लग गई, और जो भी फैक्ट है वो M और N से रिलेटेड है। तो अब हम इन ऑप्शंस को रीड कर सकते हैं कि कह रहा है आपसे कि M हैज अ कायरल सेंटर विद एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन S। तो क्या M में कोई कायरल सेंटर है? फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ है, ये रहा है M का कायरल सेंटर, क्योंकि यहाँ पे ये CH3 ग्रुप है, ये आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये ग्रुप अलग है और ये ग्रुप अलग है। तो अब पहले हमें इसका RS नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा। तो RS नॉमेनक्लेचर करने के लिए हम प्योरिटी रूल के अकॉर्डिंग प्योरिटी असाइन करेंगे। तो प्योरिटी हाइड्रोजन को 4 मिलेगी, इसको 1 मिलेगी, इसको 2 मिलेगी, इसको 3 मिलेगी। पाथ को अगर आप ट्रेस करेंगे तो 1 से 2 आएगा, 2 से 3 आएगा, एंटी क्लॉकवाइज पाथ आ रहा है, एंड फोर्थ प्योरिटी ग्रुप व्यूअर से दूर है, अवे फ्रॉम द व्यूअर है। तो फिर आपका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आपका जो आपने पार्ट ट्रेस किया है वही आंसर आएगा, यानी कि ऐसा आंसर आएगा। यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है कि M हैज अ कायरल सेंटर विद एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन S। कह रहा है कि N कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो N कहाँ है भाई? N तो ये रहा। तो क्या N ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भाई डबल बॉन्ड शो करता है जहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन या तो रिंग के अंदर मिलता है, लेकिन अगर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है तो फिर आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं होती है, अनलेस और अनटिल रिंग में फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, 8 मेंबर्ड की रिंग ना हो या उससे ज्यादा की रिंग ना हो। तो यहाँ पे ये वाला डबल बॉन्ड क्योंकि रिंग के अंदर है तो ये तो शो नहीं कर सकता, यानी कि ओवरऑल आप कोई भी इसका सिनेरियो क्रिएट नहीं हो रहा है जिसकी हेल्प से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर पाए। अगर यहाँ एक मिथाइल होता तो कर सकता था, यानी ये जो कंपाउंड है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकता है, क्योंकि इन दोनों का प्लेन सेम है, और ये वाला प्लेन, इसका प्लेन मिथाइल का प्लेन और इसका मिथाइल का प्लेन, ये प्लेन सेम नहीं है, ये आउट ऑफ द प्लेन मिथाइल के मॉलिक्यूल है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए जो प्लेन है वो आपके सेम होने चाहिए थे। ठीक है, तो N जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकता है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द प्रेसिपिटेट विच फिल्टर्ड ऑफ इन द अबव स्कीम हैज S4 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। कह रहा है प्रेसिपिटेट जो फिल्टर किया गया, ये फिल्ट्रेशन जो किया गया, फिल्ट्रेशन किसका किया गया भैया? CH3 का। CH3 का पीपीटी कैसा होता है भाई? येलो कलर का पीपीटी होता है, और आपने इसको फिल्टर किया है, तो जो फिल्ट्रेट किया गया पीपीटी, तो किसका पीपीटी है वो भाई? वो तो पीपीटी किसका है? CH3 का पीपीटी। कह रहा है क्या CH3 में S4 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं है? S4 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जो होता है बेटा वो होता है अल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री, एंड अल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री डिनोट करता है रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन ऑपरेटर्स को। यानी कि अगर S4 है तो आपका C4 होनी चाहिए उसमें, और उसमें क्या होना चाहिए आपका? उसमें आपका सिग्मा होना चाहिए, C4 होना चाहिए प्लस आपका सिग्मा होना चाहिए, यानी रोटेशन C4 90 डिग्री का रोटेशन, और रिफ्लेक्शन करने पे अगर आपको सेम मॉलिक्यूल मिल गया तो वहां पे आपका S4 हो जाएगा। CH3 में जब आप ये फिनोमेना करके देखेंगे तो आपको CH3 में S4 एब्सेंट मिलेगी, वहां पे S4 प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि वहां पे आप C4 और रिफ्लेक्शन लगाएंगे तो आपको सेम मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको 3 डायमेंशनल इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे S4 एलिमेंट नहीं होगा इसमें, यानी ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि M हैज 8 कार्बन्स इन इट्स प्रिंसिपल चेन विथ लोकेंट एट द 4th पोजीशन। ठीक है, तो M रहा ये, क्या M में 8 कार्बन है प्रिंसिपल चेन में? गिन लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ है 8 कार्बन, ये वाला स्टेटमेंट तो सही है कि 8 कार्बन है। कह रहा है कि इसमें लोकेंट जो है वो 4th पोजीशन पे है, तो आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग नेमिंग कर लो। तो आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग अगर हम नेमिंग करेंगे तो भाई ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4 5 6 7 8,
तो फोर्थ पोजीशन पे आपको मिथाइल लोकेंट मिल गया है, कह रहा है कि विद अ लोकेंट एट द फोर्थ पोजीशन। हाँ, फोर्थ पोजीशन पे एक लोकेंट है और उस लोकेंट का क्या नाम है बेटा, मिथाइल नाम है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन और इसके आंसर हो गए बेटा, दो ऑप्शन सही हो गया इसका, एक ऑप्शन ए हो गया और दूसरा ऑप्शन हो गया इसका डी। ठीक है, तो ए एंड डी ऑप्शन इसके सही हो गए। तो इस क्वेश्चन से हमने लेसन क्या सीखा कि जब भी हमें कोई एक ऐसी प्रॉब्लम दे रखी होगी जिसमें कोई एक रोड मैप दिया हो और प्रोडक्ट दिया हो और इस साइड आपको स्ट्रक्चर ना देके वो क्या दे दे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो फिर रिवर्स मेथोडोलॉजी को अपनाना ज्यादा बेटर ऑप्शन है। क्योंकि फॉरवर्ड में अगर आप सोचेंगे तो DU2 के आप स्ट्रक्चर भी नहीं बना पाएंगे, सोच भी नहीं पाएंगे। और जब भी आप ऑर्गेनिक की प्रॉब्लम करें तो ऑप्शन को जरूर रीड किया करें, पहले पहले ऑप्शन को रीड करें, देन रोड मैप रीड करें एंड देन फिर प्रॉब्लम को डिकोड करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें हिंट कैसे मिली, हमने देखा कि भाई यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड हाँ हेलो फॉर्म में बनता है, ओरिजिन भी किसका है, हेलो फॉर्म का है। फिर हमने टारगेट क्या किया, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन को टारगेट किया। अल्फा बीटा अनसैचुरेशन से हमें आइडिया लगा कि हाँ एल्डोल हो सकता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड से एल्डोल बनाया, एल्डोल का रिएक्टेंट भी दे रखा था, यानी इस कंपाउंड पे एल्डोल हो रही है। अगर इसका DU2 है और इस पे एल्डोल हो रही है और दो ऑक्सीजन है तो डेफिनेटली दोनों जो पाई बॉन्ड है या DU है वो केवल ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी। उससे हमें आइडिया मिल गया, हमने रिवर्स मेथोडोलॉजी का यूज करके इस क्वेश्चन को इजीली वे में सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आई होप आपने सीखा होगा इससे कुछ। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास, एक कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वैनिलीन। वैलिन का ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपको और आपसे कह रहा है कि इसके करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे भी चूज करने हैं हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि यहाँ कोई रोड मैप नहीं दे रखा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑप्शन से ही स्टार्ट करेंगे। कह रहा है कि पी क्या है आपका, पी आपका वैनिलीन है। P can be obtained as a major product when 3,4 dihydroxybenzaldehyde, 3,4 dihydroxybenzaldehyde। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा 3,4 डाईहाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड का। तो 3,4 डाईहाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड का अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। बेंजल्डिहाइड बना दिया, 3 पे लगा दिया OH एंड 4 पे लगा दिया OH। ठीक है, कह रहा है कि इसकी रिएक्शन कराई जा रही है किससे बेटा, एक इक्विवेलेंट ऑफ NaOH से इसकी रिएक्शन कराई जा रही है। एक इक्विवेलेंट ऑफ NaOH से जब आप रिएक्शन कराएंगे इसकी, तो आपने देखा भाई ये फिनोलिक प्रोटॉन है और फिनोलिक जो प्रोटॉन है, आपने ये रिएक्शन पढ़ रखी होगी कि जो फिनॉल होता है वो रिएक्ट करता है NaOH से, क्योंकि जो फिनॉल है भाई उसका pK कितना होता है बेटा, pK उसका 10 होता है। अब NaOH जब आपका प्रोटॉन निकालेगा और प्रोटॉन निकाल के बनाएगा H2O, H2O का pK कितना होता है, 15.7 होता है। तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि इधर पे वीकर एसिड है, इधर पे स्ट्रॉन्गर एसिड है। इस रिएक्शन का अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कैलकुलेट करना चाहें तो भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो K इक्विलिब्रियम आएगा वो आएगा 10 टू द पावर 15.7 माइनस का 10। मैंने आपको बताया हुआ है पहले से ही कैसे निकालते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन का। तो जो K इक्विलिब्रियम आएगा वो आएगा 10 टू द पावर प्लस का 5.7, यानी ये आपको बता रहा है कि रिएक्शन कंप्लीटली किस डायरेक्शन में, 5 फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। यानी NaOH जो है वो कैपेबल होता है फिनोलिक प्रोटॉन को निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से दो फिनोलिक प्रोटॉन दिए गए हैं, दो फिनोलिक प्रोटॉन में से दोनों निकल सकते हैं अगर बेस को एक्सेस में लिया जाता तो, लेकिन बेस को एक्सेस में ना लेके वो कह रहा है कि बेस का केवल कितना इक्विवेलेंट लिया गया है, बेस का इक्विवेलेंट लिया गया है केवल एक। ठीक है, अब जब आप NaOH का एक इक्विवेलेंट लेंगे और प्रोटॉन आपके पास दो हैं, एक ये प्रोटॉन है एक ये प्रोटॉन है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक है, जिसकी एसिडिटी ज्यादा होगी वो निकल जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ OH है, OH के पैरा पोजीशन पे CHO लगा है, CHO का कौन सा इफेक्ट काम करेगा, -M इफेक्ट काम करेगा, जो कि इस प्रोटॉन की एसिडिटी, अगर मैं इस प्रोटॉन 1 दे दूं, इसको प्रोटॉन 2 दे दूं, तो प्रोटॉन 1 की एसिडिटी प्रोटॉन 2 से ज्यादा होगी। यानी NaOH का अगर एक इक्विवेलेंट आप यूज करेंगे तो एक इक्विवेलेंट यूज करने पे आपने देखा कि ये वाला प्रोटॉन निकल जाएगा और ये वाला इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि इसको हमने लिमिटेड अमाउंट में लिया हुआ है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसकी रिएक्शन NaOH से कराई गई एंड फिर हमने इसकी रिएक्शन कराई है किससे, एक इक्विवेलेंट ऑफ MEBr से। अब MEBr से रिएक्शन करा देंगे हम, तो आपको पता है कि जो मेथाइल ब्रोमाइड है, मेथाइल हैलाइड है, वो SN2 एक्टिव मॉलिक्यूल होता है और ये आपने जनरेट कर दिया एक न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है इजीली मेथाइल ब्रोमाइड पर अटैक करके कौन सी रिएक्शन प्रेफर कर सकता है, SN2 रिएक्शन प्रेफर कर सकता है और आपका प्रोडक्ट आपको ये मिल सकता है। एंड दिस इज योर प्रोडक्ट OH एंड दिस इज योर OM। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बन सकता है। अब आपको देखना है क्या ये P है, क्या ये वैनिलीन है।
तो आपने देखा CHO के पैरा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, OH, यहाँ CHO के पैरा पोजीशन पे मेथॉक्सी लगा हुआ है, यानी ये वेनिलीन नहीं है। हाँ, अगर OMe और OH को इंटरचेंज कर दिया जाता तो आपकी वेनिलीन बन सकती थी। ठीक है, तो नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि सी ऑप्शन जरा रीड करिए। सी ऑप्शन कह रहा है कि पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ पी कैन बी ऑब्टेन्ड व्हेन 3,4 डाइहाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड ट्रीटेड विद 1 इक्विवेलेंट ऑफ NaOH एंड 1 इक्विवेलेंट ऑफ MEBR, यानी ऑप्शन ए ही दे रखा है किसमें, ऑप्शन सी, यानी प्रोडक्ट क्या बनेगा, सी का भी यही बनेगा। अब वो कह रहा है कि पोजिशनल आइसोमर ऑफ पी कैन बी ऑब्टेन्ड, कह रहा है कि जो प्रोडक्ट बना है 3,4 डाइहाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कराने पे 1 इक्विवेलेंट ऑफ NaOH एंड 1 इक्विवेलेंट ऑफ NaMeBr से कराने पे, तो क्या वो वेनिलीन का पोजिशनल आइसोमर है। तो हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि अगर OH और OMe की पोजीशन इंटरचेंज कर दी जाए तो ये वेनिलीन था, लेकिन अभी ये वेनिलीन नहीं है, यानी ये जो प्रोडक्ट बना है ये क्या है, ये है पोजिशनल आइसोमर ऑफ पी या पोजिशनल आइसोमर ऑफ वेनिलीन, पोजिशनल आइसोमर ऑफ वेनिलीन है ये, यानी ये ऑप्शन भी क्या है आपका, ये ऑप्शन भी सही है। ठीक है, बट पहला वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट रीड करते हैं, ऑप्शन बी पे आते हैं, या ऑप्शन पहले डी कर लेते हैं क्योंकि पी कैन बी ऑब्टेन, सेम चीज दिख रही है मुझे, 3,4 डाइहाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड ट्रीटेड विद 2 इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। कह रहे हैं अब भाई 2 इक्विवेलेंट है NaOH के, अब एक इक्विवेलेंट नहीं है, तो जब 2 इक्विवेलेंट होंगे NaOH के, तो आप जब 2 इक्विवेलेंट लेंगे NaOH के, तो जैसे कि मैंने बोला कि दोनों निकल सकते थे, जब एक इक्विवेलेंट है तो एक ही निकलेगा, 2 इक्विवेलेंट है तो दोनों ही निकल जाएंगे। तो 2 इक्विवेलेंट NaOH जो है वो आपने लिया, तो आपका यहाँ से जो प्रोडक्ट बना वो बना CHO, दिस इज O- एंड दिस इज ऑल्सो O-। ठीक है, यानी पहले मैंने लिया 2 इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, लेकिन अब मैं यहाँ पे जो इक्विवेलेंट ले रहा हूँ वो MEBR का कितना ले रहा हूँ, वो 1 ले रहा हूँ। अगर 2 इक्विवेलेंट लेता तो दोनों जगह पे SN2 हो जाती, लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या चेक करना होगा कि ये अटैक करेगा कि ये अटैक करेगा। तो ये चेक करने के लिए फिर हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए न्यूक्लियोफिलिसिटी का, क्योंकि SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिसिटी मैटर करती है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या बोलती है कि भैया कि इन दोनों में से जो अच्छा बेस होगा, इन दोनों में से जो अच्छा बेस होगा वही बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है वो बेसिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अगर न्यूक्लियोफिलिक एटम जो अटैक कर रहा है उसका साइज सेम है। तो हाँ, दोनों के साइज सेम है, दोनों O- है, तो हमें यहाँ पे क्या चेक करना पड़ेगा कि किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा, और न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी ज्यादा होगी जिसकी बेसिसिटी ज्यादा। तो अब इन दोनों में से कौन सा बेटर बेस है, तो आपने देखा कि यहाँ पे ये वाला प्रोटॉन और ये वाले प्रोटॉन में H1 प्रोटॉन की एसिडिटी H2 प्रोटॉन से ज्यादा थी, इस प्रोटॉन की एसिडिटी ज्यादा है, तो ये वाला क्या हुआ, वीक बेस, और इसके कंपैरिजन में ये क्या हुआ, ये हुआ स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि ये क्या हुई, ये वाली जो साइट हुई आपकी, ये क्या हुई, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक साइट हो गई इसके कंपैरिजन में। तो दिस इज योर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक साइट। अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक साइट है यानी इसका ही अटैक होगा, और Br क्या हो जाएगा, यहाँ से Br आपका बाहर निकल जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा दिस वन CHO OMe, एंड आफ्टर प्रोटिक वर्कअप भी करना पड़ेगा, एसिडिक वर्कअप करोगे तो ये वाला जो O- है यहाँ से आपका प्रोटॉन लग जाएगा। अब देख लीजिए क्या ये वेनिलीन है, हाँ ये वेनिलीन है, यानी कि ये ऑप्शन भी क्या है बेटा, ये ऑप्शन भी सही है। तो जब 2 इक्विवेलेंट से कराएंगे तब आपका वेनिलीन बनेगा, और अगर एक इक्विवेलेंट से कराए हैं तो वेनिलीन नहीं बनेगा, वेनिलीन का पोजिशनल आइसोमर बनेगा। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन भी ठीक है और डी ऑप्शन भी ठीक है। अब बात करते हैं P कैन बी ऑब्टेन्ड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन 2-methoxyphenol इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH। क्या बी ऑप्शन सही है, यानी इस पे डिस्कशन अब हम करेंगे। तो हमें कह रहा है कि P को ऑब्टेन करना है, किससे ऑब्टेन करना है, 2-methoxyphenol से ऑब्टेन करना है। 2-methoxyphenol की रिएक्शन कराई जा रही है क्लोरोफॉर्म से एंड एक्वस KOH से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्ट्रक्चर बना लीजिए 2-methoxyphenol का, तो ये रहा आपका फिनॉल और 2 पोजीशन पे हमने लगा दिया मेथॉक्सी। अब हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं CHCl3 एंड KOH से। तो जैसे ही आपने देखा फिनॉल देखा, CHCl3 KOH देखा, तो आपके दिमाग में भाई चमक गया कि कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए, यहाँ पे रिएक्शन होनी चाहिए रीमर-टीमन रिएक्शन। ठीक है, रीमर-टीमन रिएक्शन यहाँ पे हो सकती है। अब रीमर-टीमन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो आप सबने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे कार्बीन होता है, डाइक्लोरोकार्बीन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होता है,
और ये जो डाइक्लोरोकार्बन इलेक्ट्रोफाइल है ये नेचर में कैसा होता है, ये नेचर में बल्कि होता है, बल्कि नेचर है, बल्कि इलेक्ट्रोफाइल है। तो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं नॉर्मल रीमर टीमन रिएक्शन की बात करूं तो नॉर्मल जो रीमर टीमन रिएक्शन है उस नॉर्मल रीमर टीमन रिएक्शन में मैं रिएक्शन करा रहा होता हूं CH3 NaOH से और मैं देखता हूं वहां पे मेजर प्रोडक्ट मुझे मिल रहा होता है सैलिसिल एल्डिहाइड, ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड मिलता है, यानी ऑर्थो पोजीशन पे जाके आपका CHO ग्रुप लगता है। तो ये वाला जो होता है वहां पे मेजर प्रोडक्ट होता है और ये वाला जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट आपका माइनर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब वो मेजर क्यों होता है, ये माइनर क्यों होता है, तो आई होप आप सबने पढ़ रखा होगा। कई सारे रीजन होते हैं कि अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें तो ऑर्थोसाइट जो है वो ज्यादा होती हैं, ऑर्थोसाइट 2 होती हैं, पैरासाइट 1 होती है। पहला रीजन तो आप ये भी बोल सकते हो कि 2 ऑर्थोसाइट्स हैं यहाँ पे और 2 ऑर्थोसाइट के कंपैरिजन में पैरासाइट जो है वो 1 है। ठीक है, तो क्योंकि पैरासाइट्स कम है तो अटैक की पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज्यादा होंगी, तो ऑर्थो बनने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ये मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन हो गया इसका। तो स्टैटिस्टिकली फेवर्ड होती है ऑर्थो प्रोडक्ट जो है वो स्टैटिस्टिकली फेवर्ड होता है, पहली चीज। दूसरी चीज हो गई कि जो रिएक्शन कंडीशन है वो बेसिक है भैया। अगर रिएक्शन कंडीशन बेसिक है तो भाई ये थोड़ी रिएक्ट कर रहा है, यहाँ जो एंटिटी जो अटैक करेगी इलेक्ट्रोफाइल पे वो तो फिनॉक्साइड होगा, और फिनॉक्साइड में आपने देखा कि O माइनस का जो प्लस आई इफेक्ट है वो ज्यादा होता है, और प्लस आई इफेक्ट जब यहाँ पे O माइनस का लगेगा तो इस पोजीशन पे प्लस आई ज्यादा लगेगा, तो इलेक्ट्रॉनिकली भी ज्यादा एक्टिव है, इलेक्ट्रॉनिकली भी ज्यादा प्रेफर है, यानी ऑर्थो जो प्रोडक्ट है वो इलेक्ट्रॉनिकली भी फेवर्ड है क्योंकि ये ज्यादा एक्टिवेटेड है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी। किस वजह से ज्यादा मिलेगी, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे प्लस आई क्या लगेगा इसका ज्यादा, प्लस एम लग रहा है, नो डाउट प्लस एम ऑर्थो पे भी उतना ही काम करेगा, पैरा पे भी उतना काम करेगा, लेकिन प्लस आई जो है वो ऑर्थो पे ज्यादा काम करेगा, तो रिलेटिवली ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी। इस वजह से भी आप बोल सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉनिकली फेवर्ड है। एक और रीजन भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई यहाँ पे चिलेशन भी हो सकता है NaOH के साथ में, जैसे आपने कोल्बे श्मिट रिएक्शन में देखा होगा कि कोल्बे श्मिट रिएक्शन में आपका चिलेशन भी हो जाता है। जस्ट लाइक दैट आपका यहाँ पे भी आपके चिलेशन के चांसेस हो सकते हैं कि जो Na+ है वो जाके यहाँ से चिलेट कर जाए। ठीक है, तो ये CCl यहाँ पे आ जाए नेगेटिव और ये आपके चिलेशन हो जाए यहाँ से कुछ इस टाइप का। ठीक है, तो जब ये चिलेशन हो जाएगा तो चिलेशन के वजह से भी ऑर्थो प्रोडक्ट बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो चिलेशन भी हो सकता है यहाँ पे, ये भी रीजन एक हो सकता है। फिर एक और रीजन हो सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग या प्रोडक्ट आपका स्टेबल बन रहा है, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला जो फैक्ट है वो प्रोडक्ट बनने के बाद में काम करेगा, यानी वो थर्मोडायनामिक कंडीशंस अगर होंगी तो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग से चेक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम काइनेटिकली देखें तो काइनेटिकली हमारे ये फैक्टर फेवरेबल है। तो अगर चिलेशन की हम बात करें तो चिलेशन Na के साथ में अच्छा होता है, Na+ के साथ में बढ़िया होता है, लेकिन अगर हम NaOH की जगह पे KOH रख देंगे तो चिलेशन वाला फैक्टर रिलेटिवली थोड़ा वीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी CHCl3 और KOH का यूज करने पे भी प्रोडक्ट हमारा ऑर्थो ही मेजर बनता है। लेकिन कोल्बे श्मिट में आप देखेंगे तो चिलेशन डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, जैसे ही आप बेस को चेंज करते हो, एल्कली को चेंज करते हो, NaOH से KOH पे लेके जाते हो तो प्रोडक्ट ऑर्थो की जगह पैरा मेजर बनने लगता है। तो यहाँ पे बस मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर क्लोरोफॉर्म में NaOH की जगह KOH का यूज किया गया है तो प्रोडक्ट तो ऑर्थो ही मेजर बनना चाहिए था अगर फिनॉल होता तो, लेकिन प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी ऑर्थो अगर NaOH में थोड़ा ज्यादा बन रहा था तो KOH में थोड़ा कम बनेगा। ठीक है, इतना फर्क पड़ सकता है। अब पैरा जो पोजीशन है उस पे अटैक इलेक्ट्रोफाइल का एक रीजन की वजह से फेवरेबल है कि वो स्टेरिकली फेवर्ड है। पैरा जो अटैक है वो स्टेरिकली फेवर्ड अटैक होता है, स्टेरिकली फेवर्ड अटैक होता है पैरा वाला। ठीक है, इतनी बातें हमने सीखी कि ऑर्थो मेजर क्यों होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे यही चेक करना है कि प्रोडक्ट ऑर्थो पे जाएगा कि पैरा पे जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपने क्या देखा भाई, यहाँ पे ऑर्थो भी एक है पैरा भी एक है, तो ये वाला फैक्टर तो खत्म हो गया, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकली वाला जो फेवर कर रहा था ऑर्थो साइड को वो खत्म हो गया। इलेक्ट्रॉनिक की बात करें अगर हम, तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में आप यहाँ पे देख पाएंगे कि भाई यहाँ पे इसका प्लस आई लग रहा है तो इसका माइनस आई काम करेगा इस पोजीशन पे, क्योंकि ये जब डिप्रोटोनेट हो जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, तो इसका प्लस आई लगेगा तो इसका माइनस आई भी काम करेगा, तो इलेक्ट्रॉनिकली भी उतना ज्यादा फेवरेबल नहीं है।
और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बल्कि इलेक्ट्रोफाइल, और जो बल्कि इलेक्ट्रोफाइल होगा तो लगने के चांसेस कहाँ ज्यादा होंगे, फिर पैरा पे लगने के चांसेस ज्यादा होंगे। चिलेशन उतना डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज किया है बेटा, यहाँ पे हमने यूज किया है KOH K+ यूज किया है। तो यहाँ पे जो सारी कंडीशन है वो ये बोल रही हैं, वो ज्यादा फेवर कर रही हैं पैरा अटैक को, इसलिए यहाँ पे अटैक कैसा होगा बेटा, पैरा अटैक होगा। और आपका यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये CHO OMe एंड आपका, हाँ ये आपका प्रोडक्ट बन गया। तो क्या ये वेनिलीन है, तो CHO के पैरा पोजीशन पे OH एंड बगल में OH, तो हाँ ये क्या है, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये आपका वेनिलीन का स्ट्रक्चर है। यानी कि ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या है बेटा, ये वाला ऑप्शन भी आपका सही है। यानी इस क्वेश्चन के जो आंसर हो गए वो हो गए B, C एंड D। तो आपने यहाँ पे सीखा क्या, आपने यहाँ पे सीखा कि अगर आपके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक साइट है, एक से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक साइट आपने मॉलिक्यूल में जनरेट कर दी है, तो वही न्यूक्लियोफिलिक साइट अटैक करेगी जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, अगर वो रिएक्शन किस पाथवे को फॉलो कर रही है, SN2 पाथवे को फॉलो कर रही है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा प्रोटॉन है, आपने बेस डाला, उसने बेस जो है वो कैपेबल है सारे प्रोटॉन्स को निकालने के लिए, तो उसने एक से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक साइट जनरेट कर दी। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल उसने जो है इलेक्ट्रोफाइल एकीकरण ले रखा है, तो उन न्यूक्लियोफिलिक साइट में से कौन सी न्यूक्लियोफिलिक साइट अटैक करेगी उस पे, इस बात का आइडिया हम यहाँ से लगा पाते हैं। ठीक है, बाकी ओवरऑल इजी क्वेश्चन था ये, बट आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना था कि यहाँ पे जो अटैक है तो ये रीमर टीमन रिएक्शन, लेकिन इसका जो मेजर प्रोडक्ट है वो कहाँ पे लगेगा जाके, वो पैरा पे लगेगा, जबकि रीमर टीमन का जो मेजर प्रोडक्ट है वो कहाँ पे होता है, ऑर्थो पे लगता है। रीजन क्या क्या है, बल्कि इलेक्ट्रोफाइल है, एल्कली भी क्या यूज किया गया है, KOH यूज किया गया है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OMe लगा है। तो सारे फैक्टर मिलके पैरा प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, पैरा प्रोडक्ट को आपका फेवर बना रहे हैं, फेवरेबल कर रहे हैं। तो ये आपकी दो प्रॉब्लम्स थी आज के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम डिस्कस करेंगे और अच्छी प्रॉब्लम्स को। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, मिलते हैं फिर।